The Chronicles of the Narnia, Book 6, The Silver Chair, Chapter 2. Jill is given a task. जिल पे बिना ध्यान दिए वो शेर खड़ा होता है और एक आखिरी फूंक मारता है, जिसके बाद संतुष्टि से घूमता है और जंगल में चला जाता है। उस शेर के वहां से जाने के बाद जिल अपने आप से कहती है कि ये पक्का एक सपना है, इसे होना ही पड़ेगा, इसे होना ही पड़ेगा। ये सपना है, सिर्फ एक सपना है और मैं अभी उठ जाऊंगी। इस जगह के बारे में यूस्टस को भी उतना ही पता होगा जितना मुझे पता है, और अगर उसे ज्यादा पता भी है तो उससे मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मेरी कोई गलती नहीं है। अगर वो मुझे अकेला छोड़ देता तो मैं और वो दोनों सही सलामत होते। ये सब बोलने के बाद जिल को यूस्टस के नीचे गिरते हुए मारी चीख की याद आती है, जिस वजह से वो दहाड़े मार मार के रोने लगती है। बहुत देर रोने के बाद जिल अपना चेहरा उठाती है और उसे जोरों की प्यास लगती है। वो ध्यान से चारों ओर देखती है और महसूस करती है कि पंछियों ने गाना गाना बंद कर दिया है और उसके चारों ओर उसे सिर्फ सन्नाटा सुनाई पड़ रहा था। उसे शेर तो वहां नहीं दिखा, पर कई पेड़ जरूर दिख रहे थे और उसने सोचा कि हो सकता है कि वो शेर इन्हीं पेड़ों के बीच छुपा हो। उसी दौरान जिल को बहते हुए पानी की भी आवाज आई, जिसकी ओर वो दबे पांव बिना एक भी आवाज किए गई। उस पानी की आवाज के स्रोत तक पहुंच के जिल ने देखा कि वहां एक छोटी सी नहर सी जा रही है। वो सूरज की किरणों की वजह से एक शीशे सी चमक रही थी। उसे देख के जिल की प्यास तो 10 गुना बढ़ गई, पर नहर के उस पार उस शेर को बैठा देख वो बुत की तरह जम गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो शेर अपने दोनों पंजे बाहर निकाल के शांति से बैठा हुआ था, पर जिल के दिमाग में अलग ही गणित चल रहा था। उसने तो ये भी भांप लिया था कि उस शेर ने उसे देख लिया है, जिससे वो और भी डर गई थी। और शेर शांति से उसे ऐसे देखता जा रहा था जैसे उसे जानता था और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। जिल इस दौरान ये सोच रही थी कि अगर मैं पीछे की ओर भागी तो ये शेर एक पल में मेरे पीछे लग जाएगा, और अगर मैं आगे की ओर बढ़ी तो वो तो उसके मुंह में जाने जैसा होगा। जिल वहीं बिल्कुल बुत बनी खड़ी रही, पर उसकी वो प्यास इतनी जानलेवा हो गई कि एक बार तो उसने ये भी सोचा कि शेर खा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस उससे पहले ये प्यास बुझ जाए। जिल उसी शेर को घूरते हुए बुत बनी हुई शायद घंटों तक खड़ी रही, जिसके बाद उसे एक आवाज आई जिसने कहा कि अगर तुम्हें प्यास लगी है तो तुम पानी पी सकती हो। ये आवाज सुन के जिल ने इधर उधर देखा और वो आवाज फिर से आई और उसने फिर से कहा कि अगर तुम्हें प्यास लगी है तो तुम ये पानी पी सकती हो। इस बार तो जिल ने उस शेर के होंठ हिलते हुए भी देखे थे, और तभी उसे याद आया कि यूस्टस ने बताया था कि यहाँ जानवर भी बोलते हैं। उस शेर की आवाज भारी थी, उसमें एक गरमाई थी और वो किसी भी इंसान जैसी नहीं थी। उसमें एक जंगलीपना था। उस आवाज में गरमाई होने के बावजूद भी जिल का डर कुछ कम नहीं हुआ। उस शेर ने जिल से पूछा कि क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी, और जिल ने कहा कि बहुत ज्यादा प्यास लगी है। तो शेर ने कहा कि पानी पी लो। जिल ने शेर से कहा कि क्या आप थोड़ा दूर जाएंगे जब मैं पानी पीऊं? तो शेर थोड़ा सा घुर्राया और जिल ने उसका जवाब ना समझा। जिल ने पूछा कि क्या आप लड़कियां खाते हैं, और शेर ने कहा कि मैंने आदमी, औरत, जानवर, धरती, दुनियाएं सब पहले निगला हुआ है। जिल पूछती है कि क्या आप मुझे वादा करेंगे कि आप मुझे कुछ नहीं करेंगे, जिस पे शेर कहता है कि मैं कोई वादा नहीं कर सकता। जिल ने कहा कि फिर मैं आगे आने की हिम्मत नहीं करूंगी, और शेर ने कहा कि फिर तुम प्यास से मर जाओगी तो मैं कोई और नहर ढूंढ लूंगी। शेर ने कहा कि यहाँ कोई और नहर है ही नहीं। जिल बिना महसूस किए धीरे धीरे एक एक कदम आगे ले रही थी। वो आगे बढ़ी, उसने एक घूंट पानी वहां से पिया, और वैसा स्वादिष्ट और ठंडा पानी उसने अपने जीवन में कभी नहीं पिया था, और उस पानी की सिर्फ एक ही घूंट से उसकी प्यास बुझ गई। पानी पीने के बाद जिल वापस पीछे जाके खड़ी हो गई। शेर ने जिल को अपने पास बुलाया और जिल को उसके पास जाना ही पड़ा। शेर ने उससे पूछा कि वो लड़का कहाँ है, जिस पे जिल ने कहा कि वो खाई में गिर गया। शेर ने पूछा कि कैसे, और जिल ने कहा कि क्योंकि वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था इसीलिए। शेर ने पूछा कि तुम चोटी के इतने नजदीक क्यों खड़ी हुई थी, जिस पे जिल ने बताया कि क्योंकि मैं दिखावा कर रही थी। इस पे शेर ने कहा कि तुमने अच्छा और सच्चा जवाब दिया है, आज के बाद ऐसा कुछ कभी ना करना, और चिंता मत करो, मैंने उसे नार्निया की ओर फूंक मार के उड़ा दिया है, जिसकी वजह से अब तुम्हारा काम बहुत कठिन हो गया है। जिल पूछती है कि कौन सा काम, और शेर कहता है कि वो काम जिसके लिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। जिल कहती है कि पर हमें
किसी ने नहीं बुलाया। हमने अंदर आने के लिए कहा था और एक दरवाजा खुल गया था। शेर ने कहा कि अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुला रहा होता तो तुम भी मुझसे यहाँ आने की प्रार्थना ना करते। अब सुनो, दूर नार्निया में एक बूढ़ा राजा है जो बहुत उदास है क्योंकि उसके पास उसका कोई खून, कोई वारिस नहीं है जो उसके बाद उसका राजा बने। वो इसीलिए क्योंकि उसके इकलौते राजकुमार को सालों पहले उससे चुरा लिया गया था। पूरे नार्निया में किसी को नहीं पता कि वो राजकुमार कहाँ है और कि वो जिंदा है भी या नहीं, पर वो जिंदा है और अब तुम्हें और यूस्टस को ही उसे ढूंढना है। जब तक या तो वो तुम्हें मिल जाए या तुम मर जाओ या अपनी दुनिया में पहुंच जाओ। ये सब सुन के जिल पूछती है कि पर सर हम ये काम करेंगे कैसे? जिस पे असलन कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे करना है। मैं कुछ बातें तुम्हें बताऊंगा जिनसे तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। सबसे पहली बात, यूस्टस जब नार्निया में कदम रखेगा तो उसे सबसे पहले अपने एक पुराने दोस्त से मिलना होगा। उसके ऐसा करने से तुम दोनों को मदद मिलेगी। दूसरी बात, तुम दोनों को नार्निया से नॉर्थ की तरफ रुख करना होगा तब तक जब तक कि तुम दोनों खंडर हो चुकी पौराणिक जाइंट्स की नगरी में नहीं पहुंच जाते। तीसरी बात, उस नगरी में तुम्हें एक शिला मिलेगी जिसपे कुछ लेख होगा। तुम्हें उस शिला पे जो लिखा है वही करना होगा। चौथी बात, अगर तुम्हें वो खोया राजकुमार मिला तो तुम उसे आसानी से पहचान जाओगे। वो इसीलिए क्योंकि वो तुम्हें मेरे नाम पे कुछ करने को कहेगा। जिल को समझ नहीं आता कि उसे इस पे क्या कहना चाहिए तो वो उसे शुक्रिया अदा कर देती है। असलन उसे कहता है कि ये सारी बातें सही ढंग से याद रखना बहुत जरूरी है। मुझे दोबारा सही क्रम में चारों बातें दोहरा के दिखाओ। जिल बातें बोलती है पर गलतियां कर देती है। असलन नम्रता से उसकी गलतियां ठीक करता है और उसे सब कुछ फिर से बताता है। जिल असलन से पूछती है कि पर मैं नार्निया तक पहुंचूंगी कैसे? असलन कहता है कि मेरी भूख पे सवार होके, जैसे मैंने यूस्टस को भेजा है। मैं तुम्हें भी वेस्ट में नार्निया की तरफ उड़ा दूंगा क्योंकि यूस्टस जिल से पहले निकल चुका है और हो सकता है कि उससे पहले पहुंच जाए। और अगर वो पहले पहुंच गया और असलन के कहे मुताबिक उसने सबसे पहले पहुंचते ही अपने पुराने दोस्त से नहीं मिला, इस डर से जिल पूछती है कि क्या मैं यूस्टस के साथ ही पहुंचूंगी? फिर कहती है कि मुझे लगता है कि क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि अगर वो अपने पुराने दोस्त को देखेगा तो उससे खुद ही मिल लेगा। जिस पे असलन कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास जाया करने के लिए कोई समय नहीं है। मुझे तुरंत तुम्हें यूस्टस के पास भेजना होगा और तुम्हें चारों बातों का सही से पालन करना होगा। असलन जिल को पहाड़ी के कोने पे खड़े होने को कहता है। ऐसा करते हुए जिल बहुत कुछ सोच रही होती है कि उसकी हरकतों की वजह से ही उसके पास जाया करने को समय नहीं है और ये भी कि क्या फिर से पहाड़ी के कोने तक जाना सुरक्षित होगा। कि तभी असलन उससे कहता है कि मैंने यहाँ तो तुमसे सीधे शब्दों में बात की है क्योंकि यहाँ की हवा पतली है, तुम्हारा दिमाग खुला हुआ है, पर वहाँ नार्निया में ना तो मैं तुमसे इतने साफ शब्दों में बात कर पाऊंगा और ना ही तुम्हें वो बातें ढंग से याद रहेंगी। तुम जैसे उम्मीद कर रही हो चीजें वैसी नहीं दिखेंगी। चारों बातों को सोने से पहले और सुबह उठते ही दोहराना। ये सब कह के वो शेर जिल को अलविदा करता है और जिल जब ध्यान देती है तो देखती है कि वो उस पहाड़ी की चोटी से दूर आ चुकी है और हवा में उड़ रही है। जमीन उससे दूर है और उसके चारों ओर हवा ही हवा है। शेर की सांस के ऊपर उड़ना बहुत ही नर्म और गर्म महसूस हो रहा था। उस पहाड़ी पर जिस पर वो थी उसे दूर से देख के जिल ने सोचा कि ये कैसी पहाड़ी है जो इतनी ऊंची है पर फिर भी बर्फ से नहीं ढकी। जिस बात का जवाब जिल ने खुद को ही दिया कि हो सकता है इस दुनिया में ऐसा ही होता हो। जिल इतनी ऊंचाई पर उड़ रही थी कि ना तो उसे ये समझ आ रहा था कि वो जमीन के ऊपर उड़ रही है या समुद्र के ऊपर, और ना ही उसे ये पता चल रहा था कि वो किस गति से उड़ रही है। कुछ घंटों की नींद लेने के बाद जिल जब उठती है तो वो अपने आप से कहती है कि हवा पे सोने का मजा ही अलग है। जिसके बाद वो नीचे झांक के देखती है और उसे सपाट नीला सा कुछ दिखता है। जिल खुद से कहती है कि ये समुद्र होगा। समुद्र के ऊपर जिल को पहले बादल भी दिखते हैं जो कि उससे कहीं नीचे थे। थोड़ी देर बाद वो ये देखती है कि अब वो बादल उसके करीब आ गए हैं और वो समुद्र की लहरें और कई सारे टापू भी देख सकती है। पर एक बात जो जिल नहीं जानती थी वो ये थी कि ये जो टापू वो देख रही है उनमें से कहीं पर यूस्टस आ चुका है, वो भी एक जहाज पर सवार होके। तभी जिल एक बादल को अपने करीब आते देख पाती है, या कह सकते हैं खुद को उसके करीब जाते देख पाती है, और बिल्कुल उस बादल के बीच से होके गुजरती है। उस बादल के बीच से गुजरते हुए
हुए उसकी ठंड और धुंधपना जिल को सब महसूस होता है। उस बादल से निकलने के बाद उसे अपनी इस यात्रा पे पहली बार कोई आवाज सुनाई देती है। वो सीगल पंछियों की आवाज थी। थोड़ी ही देर में वो खुद को समुद्री तट के पास से होते हुए जमीन की ओर जाता देख पाती है, जिसके बाद खुद को एक नदी के बीचों बीच पाती है। पर वही नहीं रुकती, बल्कि खुद को उसी नदी के तट की ओर जाता पाती है। उस तट पर पहुंच के जिल को एक ही पल में इतनी सारी चीजें दिखने लग जाती हैं कि वो समझ ही नहीं पाती कि किस पर ध्यान दे। हरी घास से भरा बगीचा, एक चटक रंग वाला जहाज, मीनारें, हवा में लहरते हुए झंडे, एक भीड़, कवच, सोना, तलवारें, गाने की आवाज। वहां कई सारी चीजें थी, पर फिर भी जिस चीज पे उसने सबसे पहले ध्यान दिया वो था कि वो एक पेड़ के नीचे खड़ी है और उसके ठीक सामने यूस्टस खड़ा है, जिसे देखते ही उसके मन में पहला ख्याल ये आया कि इसके कपड़े कितने गंदे और टेढ़े मेढ़े हैं, और दूसरा ख्याल ये आया कि वो कितनी गीली हो चुकी है। चैप्टर 3 द सेलिंग ऑफ द किंग।